अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिन। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और अवामी मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं। माह मुबारक के हवाले से बहुत सारे मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर पिछले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती रही है और कोशिश यही होती है कि आपके जो मामलात हैं, चाहे सेहत के हवाले से हों या दीगर मामलात हों, इसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करें। बहरहाल आज का जो हमारा सेगमेंट है ये इसकी नौइयत मुख्तलिफ होती है। आपकी नफ्सियात से जुड़े जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर हम प्रोग्राम्स में अपने गुफ्तगू करते हैं और ये आज का दिन हमने इसके लिए मख्तस किया हुआ है और पिछले कई माह से ये सिलसिला जारी है और शुक्र है कि बहुत सारे अब सवालात भी इस हवाले से मौसूल होना शुरू हो गए हैं। बिलाखिर हम अपनी इस कोशिश में किसी हद तक तो ज़रूर कामयाब हुए हैं कि इस तासुर को ज़ाइल किया जाए कि नफ्सियात से जुड़े जितने भी मसाइल हैं वो पागलपन में उनका शुमार किया जाता है। ऐसा कतई नहीं है और यही चीज़ कोशिश कर रहे हैं समझाने की और नफ्सियात से जुड़े जो मामलात हैं उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ और डॉक्टर जनाब शफ़ीक यासीन साहब, यासीन नफ्सियाती हस्पताल के रूह रवां और एक बेहतरीन माहिर नफ्सियात हैं, पाकिस्तान से बाहर मुकीम रहे, बहुत सारे ममालिक में आपने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं और इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और जो नफ्सियात के हवाले से मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। डॉक्टर शफ़ीक यासीन साहब को खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब बीइंग विद अस। डॉक्टर साहब, पिछले हमारे जो प्रोग्राम्स रहे थे हमने उसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ के ऊपर बड़ी खुलकर गुफ्तगू की थी और लोगों की फ़ीडबैक के ज़रिए पता चलता है कि अब उनको ये शायद बात समझ में आना शुरू हो गई है कि वाक़ईतन ये हमारे साथ मसाइल हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे साथ बाय बर्थ चली आ रही हैं जिसको हम ये समझते हैं कि ये शायद हम ऐसे ही हैं, ये ठीक नहीं हो सकता, ये फितरत में शायद कोई चीज़ शामिल है। तो बहरहाल हमने इसको समझने की कोशिश की कि ये भी मामला जो है वो ठीक किए जा सकते हैं। मैं आगे चलूँगा, थोड़ी सी बात होगी ये जो आजकल जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि सुसाइड का जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, टेंडेंसीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और जिस तरह के हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं उसको शायद टीवी पे भी बैठ कर डिस्कस नहीं किया जा सकता। बहरहाल अब समहाउ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसको कैसे काबू किया जाए और ये जो रेज है और ये जो एग्रेशन है ये बीइंग अ नेशन बहुत ज़्यादा अब हमारे अंदर पाया जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट हो गए हैं, हमें बर्दाश्त की बहुत कमी है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि मैं अक्सर जब लोगों से सवाल करता हूँ तो जवाब ये मिलता है कि जनाब क्योंकि ये सब कुछ हमारी सराउंडिंग में हो रहा है इसकी वजह से हम इससे जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमारी रेजिलियंस इतनी नहीं है कि हम तमाम चीज़ों को जो है वो डिग्निटी के साथ इग्नोर करें या टॉलरेट कर सकें। क्या ये चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं प्रोवाइडेड कि आपके पास इतनी सारी नेगेटिविटी हो, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें इन्वायरमेंट से आप नेगेटिव वाइब्स भी ले रहे हो, सब कुछ हो, क्या फिर भी इतना रेजिलियंस हो सकता है आदमी कि इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करे? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए प्लीज़। मुश्किल सवाल पूछा आपने यासिर, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक रेजिलियंस, देखिए रेजिलियंस तो डेवलप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू। ठीक है। ठीक है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, जी। हाउ यू अप्रोच सिचुएशंस, डिफरेंट डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, काम पे, घर पे। और होता ये है कि वक्त के साथ साथ जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो वो एक तरफ से तो उसकी जीन्स में सब्र या पेशेंस का मादा होता है जो उसके अंदर फैमिली से आया होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सीखता है, डेवलप करता है स्कूलिंग से, अपनी माँ से, अपने घर के एनवायरनमेंट से। और फिर जैसे 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 उसकी एज बढ़ती है ही लर्न, और फिर एक पर्सनालिटी डेवलप होती है जिससे वो फेस करता है दुनिया को और फिर अपने डिसीजंस लेता है और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है। दिस इज़ व्हेन वी एक्चुअली सी कि एक्चुअली वो पौधा जो अब बड़ा हो गया है, जी। अब पेड़ बन गया है, वो कैसे फैसले कर रहा है, वो दुनिया को कैसे फेस कर रहा है, उसके अंदर कितनी रेजिलियंस है, कितनी यस। बर्दाश्त है। अब बात पेड़ की कर ले। पेड़ भी जब बड़े होते हैं तो जब हवा तेज़ चलती है तो कहते हैं कि वही टहनियाँ गिरती हैं जो फ्लेक्सिबल नहीं होती, नहीं होती। वेरी राइट, वेरी है ना। राइट। तो जहाँ आपके अंदर इतना ईगो आपका आपका बड़ा हो जाए जी। कि आप अपने आप को सही समझते हैं और गलत नहीं मानते हैं,
और आपके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है, इतनी कि मैं अगर कुछ कह रहा हूँ या कर रहा हूँ जो मैंने गलत किया उसको एक्सेप्ट करना, तो फिर आप उसी टहनी की तरह हो जाते हैं जो सख्त है, और फिर जब भी हवा चलती है तो चांसेस हैं कि आप ही गिरेंगे। तो आई थिंक अच्छी रेजिलियंस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि देखिए गलतियाँ करना इंसान की नेचर का हिस्सा है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, और मुझे पता है कि जिस दिन मैं मर रहा हूँगा उससे एक दिन पहले भी गलतियाँ करूँगा। ऐसा दिन कोई नहीं आएगा कि मैंने इतना सीख लिया है ज़िंदगी में कि अब मैं गलतियाँ करना छोड़ दूँगा। तो ये बात को एक्सेप्ट करना और समझना, इट्स अ रियलिटी, इट्स अ फैक्ट। और ये किसी और से कहने में भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैंने कुछ किया था तो गलत किया था। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ शायद अभी डेवलप नहीं नहीं हुई है है सोसाइटी के अंदर, मेरे अंदर भी शायद नहीं हो, और मैं भी इस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, कभी कभी शायद मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, तो ये मैं सबको नहीं कह रहा, मैं उंगली अपनी तरफ भी उठा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब वो अलग बात है कि मैं किस डिग्री पर हूँ, कौन किस डिग्री पे है। राइट, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें बेहतर बनना है। कई नेशंस हैं जो हमसे बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं, बिल्कुल, और हम कई नेशन से पीछे इसीलिए भी हैं कि हम इस दौड़ में पीछे रह गए हैं। हम सुपरफिशियल लेवल पे बहुत सी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सोचते नहीं हैं रुक के कि क्या हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ें एक्चुअली इम्पोर्टेंट हैं, और जिन चीज़ों को हमने इम्पोर्टेंट बनाया हुआ है अपनी ज़िंदगी में, अपने लोगों के लिए, अपने प्यार करने वालों के लिए, वो शायद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। जिसमें मटेरियलिज्म भी आ जाता है। तो बात ये ना कि हम अनड्यू प्रेशर अपने ऊपर डाल रहे हैं कई दफ़ा, और वो भी सही नहीं है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, अब जापान है फॉर एग्जांपल, बड़ा ही ग्रेट कंट्री मैं समझता हूँ, ग्रेट लोग हैं। जब वो प्रॉब्लम में आया कभी भी, वर्ल्ड वॉर 2 की एग्जांपल ले लें, या अभी सुनामी आई थी उसकी एग्जांपल ले लें, मैंने ऐसी स्टोरीज देखी और सुनी, और मैंने मीडिया पे देखी कि लोगों ने अपनी दुकानें खोल दी कि भाई जिसको ज़रूरत है वो आके यहाँ से ग्रॉसरी ले जाए। बिल्कुल सही। और यहाँ उन्होंने इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से उस ट्रेजिडी को डील किया कि जो लोग आए भी तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो लेके गए। ये नहीं कि उन्होंने कहा चलो 10-10 20-20 डब्बे उठा लेते हैं कि हम अपना ज़ख़ीरे जमा कर लें। यहाँ जब क्राइसिस आता है तो अगर डोनेशन दिए भी जाते हैं तो इस तरह से डील किया जाता है उसको कि उसके बाद अब कभी कोई डोनेशन नहीं आएगा या कोई और हेल्प करने नहीं आने वाला, तो जितना छीन सकते हो छीन लो। ऐसा ही है। तो हमारे अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं एज ए कॉम, और मसला है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, इस पर हम कहीं भी किसी डायरेक्शन में भी जा सकते हैं बात करते हुए। बिल्कुल ऐसा ही। तो बात करने के लिए तो बहुत कुछ है यासिर, लेकिन आई थिंक अगर इसको हम शॉर्ट रखें और अपने आप तक ही महदूद रखें रादर देन कि हम उसको ज़्यादा फैलाएं, तो मैं समझता हूँ एज अ पर्सन हर इंसान को अपना रेजिलियंस अगर बढ़ाना है, अपने सब्र को बढ़ाना है, तो ये ज़रूरी है कि वो रियलिस्टिक हो और सच बोले। और सच बोलना ज़रूरी नहीं कि आप दूसरों से सच बोलें, आप अपने आप से सच बोलना पहले सीख लें। आप अपने आप से भी झूठ बोल रहे होते हैं एक्चुअली। बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी हमारी नेचर में शामिल हो गया, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके ऊपर तो पूरा एक प्रोग्राम जो है वो किया जा सकता है, और यकीनन करेंगे भी, इसको समझाना आपको ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अब ये कुछ बच्चों के अंदर मैं केसेस देख रहा हूँ, कुछ मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस आए जिसके अंदर कहा जाता है बच्चे स्टार्ट में बड़े स्टेबर्न होते हैं, और फिर वो होते होते जब एक डेवलप हो जाते हैं, कि एज तक पहुंच जाता है, उसके बाद भी वो चीज़ पर्सनालिटी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही होती है। अब शुरू में तो हमारी आदत ही होती है कि बच्चे के साथ अगर कोई भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको इसलिए इग्नोर कर देते हैं या सेटिसाइड करते हैं कि ये क्योंकि बच्चा है इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। और फिर वो होता है ये कि जब वो बड़ा होता चला जाता है तो वो चीज़ डेवलप हो जाती है। अब इसी तरह कुछ मैंने ऐसे केसेस देखे जो अभी रिसेंट टाइम्स में आए, कुछ क्वेरीज आई थी, तो वो ड्रग एडिक्शन उनकी जो है वो उस तरफ चले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टबर्न थे, तो वो करते 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 हर चीज़ को जब उनको नहीं समझ में आया तो फिर वो इस तरफ चले गए। तो क्या इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? और अगर इस तरह के पेशेंट हों, जब बचपन से अगर कोई बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो और अगर वो ड्रग एडिक्ट हो, तो फिर उसको कैसे आप काउंसल करते हैं, कैसे उसको ट्रीट किया जाता है? क्योंकि वो तो बड़ा मुश्किल होता होगा एट टाइम्स। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बताएं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसको भी जानना चाहते हैं। जी। ये बच्चों की ब्रॉटअप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप उनसे डील कैसे कर रहे हैं,
उनकी डेवलपमेंट में जो लर्निंग एस्पेक्ट है कि वो आपसे सीख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, स्कूल से सीख रहे हैं, टीचर से सीख रहे हैं, माँ से सीख रहे हैं। जब वो कोई गलत काम करते हैं, अब डिपेंड करता है गलती की नेचर क्या है। एक तो अगर छोटी मोटी मिस्टेक है, अनइंटेंशनल की हुई मिस्टेक है, तो उसको फॉरगिव और छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा नहीं उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन अगर रिपीटेडली एक बच्चा जानबूझ के एक गलत काम कर रहा है और माँ को पता है कि ये चीज़ ज़िद कर रहा है या तो ज़्यादा ज़िद कर रहा है, तो आई थिंक उसको एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री बनानी ज़रूरी है कि आपको इस हद तक जो है अलाउ करते हैं कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, ये चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल है, और उसको समझाना कि क्यों। क्योंकि अथॉरिटेटिव नहीं होना, अथॉरिटेरियन नहीं होना, अथॉरिटेटिव होना है पेरेंटिंग के हवाले से। उसमें कि आप रीजनिंग दें और बताएं। बहुत परमिसिव पेरेंटिंग जो है, अगर हम परमिसिव हो जाते हैं और हर चीज़ अलाउ कर देते हैं बच्चों को, इस हद तक बिगाड़ देते हैं कि उनको जो चाहे वो कर दें। चले पैसा है, इसका मतलब नहीं कि आप उनको हर छूट दे दें। एग्जैक्टली। तो उनके बिहेवियर में ये चीज़ आएगी कि हमें रोकने वाला कोई नहीं है, हम जो चाहे कर सकते हैं। वो बाउंड्रीज, गलत और सही की तमीज़ जो है, बड़ों की इज्जत जो है, टीचर्स की इज्जत जो है, इस पे आई थिंक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता और होना चाहिए भी नहीं है। तो जो चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आपके प्रिंसिपल्स हैं, उस पे अगर आप बच्चों को उस तरह से ब्रॉटअप कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत बेहतर होंगे कि वो ड्रग्स वगैरह की तरफ ना जाएं। प्लस उनके अंदर ये सिक्योरिटी होगी कि उनको प्यार मिल रहा है, उनके अंदर ये ट्रस्ट होगा कि जब भी हमें ज़रूरत है, मेरी माँ या बाप या टीचर या जो मुझे प्यार करते हैं वो अवेलेबल है मेरे लिए। वो इनसिक्योरिटीज़ ना हो, अटैचमेंट उनकी सिक्योर हो, तो वो उनकी पर्सनालिटी अच्छी बिल्ट होगी। प्लस उनकी सोचने का जो कॉग्निशन है, कि हमारी जो थॉट्स हैं, जो सोचें हैं, वो उसके यूनिट्स को स्कीमा कहते हैं। और ये छोटे छोटे स्कीमाज हैं, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस ही हैं बचपन के, जो कि एक एग्जाम्पल बना देते हैं बच्चों के अंदर, जो बड़े होकर फिर उसी पे वो एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है ना। जैसे हमारी किताबों में एक रेफरेंस होता है कि भाई हम उस रेफरेंस को लेके ये चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं। तो जो बचपन के रेफरेंसेस होते हैं ना, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी बड़े को देख रहा हूँ और वो रेसिस्ट है जी, और कहता है यार जर्मन्स जो हैं बड़े रेसिस्ट कॉम है, फॉर एग्जांपल उसने किसी ने स्टेटमेंट दे दिया, तो अगर आप उसके ब्रॉटअप में देखेंगे तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि अगर वो शायद किसी जर्मन से मिला हो या कोई ऐसी मूवी देखी हो, कोई ना कोई ऐसी बात उसने सुनी हो जिससे उसका लिंक होगा कि उसका कोई तजर्बा बचपन में रहा है जिसमें उसने बिठा लिया दिमाग में कि जर्मन्स आर रेसिस्ट। बिल्कुल ठीक है। और जब वो रेफरेंस पॉइंट बन गया, तो जब वो बड़ा भी होगा तो शायद वो उस नज़रिए से ही उस कौम को देख रहा होगा। एग्जैक्टली। तो यही बात है कि जो बच्चे जो है ना सुनते हैं, हर बात बड़े गौर से सुनते हैं, बड़े अटेंटिव होते हैं, दे आर वेरी क्लेवर, दे आर स्पंज। वो सारे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं चीज़ें जो माँ बाप बोल रहे होते हैं या आसपास जो चल रहा होता है, तो वो चीज़ें सीखते हैं। और बातें फिर मैं लंबी कर रहा हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे दिस इज़ ऑल रेलिवेंट, क्योंकि एंड में जब बड़ा टीन एज में लड़का आ जाता है और फिर अचानक से पता चलता है कि वो ड्रग्स ले रहा है, ऐसे दोस्तों में चला गया और एवरीथिंग हैज़ चेंज, तो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ होता है जहाँ पर या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कि माँ बाप ने टाइम नहीं दिया, समबडी वाज नॉट वेरी विजिलेंट, या फिर वो प्यार सोच रहा था कि मैं क्रेव कर रहा था टेंशन या प्यार, जो कि माँ बाप दोनों एब्सेंट थे, या हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसे रीजनिंग्स रहे हों पीछे लर्निंग में जहाँ पे डेफिसिट्स आ गए जिसकी वजह से फिर वो गलत डगर पे चला गया, और फिर एक दो मिस्टेक्स के बाद आगे का निकलना और स्लाइडिंग स्लोप है, और फिर वो छोटे ड्रग्स से ज़्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस और ज़्यादा बड़ी ड्रग्स की तरफ चले आता है, और आस्ते आस्ते करके फिर उसकी पूरी ज़िंदगी ही ड्रग्स की उसमें आ जाती है। अभी पेशेंट में देख के आ रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम से पहले इसी वजह से मैं स्ट्रेच करके यहाँ पहुँचा, एडमिशन का केस, एंड फैमिली उस सेइंग नहीं हमारा बच्चा तो ड्रग्स लेता ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो कम्प्लीटली मेनिया में था, साइकोसिस में था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, रुके बगैर बोल रहा था, पैरानॉइड था, उसको लग रहा था लोग इसके खिलाफ हैं, कानों में आवाज़ें आ रही थी, इट वाज कम्प्लीटली आउट। तो तलाशी ली तो उसमें ड्रग्स निकल आई, और मैंने बड़ी फिर और मैं नॉर्मली प्यार मोहब्बत से ही बात करता हूँ पेशेंट से, और मैंने कहा यार तुम बताओ, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, माशाल्लाह से इंटेलिजेंट आदमी लगते हो, तो
तो ड्रग्स तुम कहाँ का छुपाते हो? यू नो व्हाट ही डिड वाज, उसने कान में हाथ डाल के ना ऐसे करके, ये देखें जी मैंने और एक ड्रग्स यहाँ से, अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, यहाँ में भी छुपा जी। सकता हूँ। तो व्हेन यू स्ट्राइक द, उसको थोड़ा सा स्ट्रोक कर दिया ना उसके ईगो को, तो उसने कहा यार हाँ अब मैं थोड़ा सा और बढ़ा के दिखाता हूँ कि चलो। तो समटाइम्स ये होता है कि फैमिली को नहीं पता होता, ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, फैमिली बिल्कुल गाफिल थी इस बात से कि ये ड्रग्स भी ले सकता है। बिल्कुल। तो इस तरह के बहुत केसेस आते हैं कि जहाँ पे फैमिली को रियलाइज़ नहीं कर रहे होते कि बच्चा ड्रग ले रहा है, और फिर होता साइकोसिस है, होता डिप्रेशन है, होता सुसाइड रिस्क है। जी। सरफेस पे कुछ और नज़र आ रहा होता है, लेकिन Exactly. अंडरलाइंग इशू जो है ना वो नशा होता है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। ये बहुत कॉमन होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ केस स्टडीज़ की बात हो रही थी, मैं कुछ देख रहा था कि ये ड्रग से रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ सेलिब्रिटी के हमने केसेस देखे, उनके अंदर भी ये हुआ कि वो सीमिंगली तो बड़े हमें नॉर्मल नज़र आ रहे थे, बड़े अपनी लाइफ में हैप्पी भी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब ये खबर आती है कि किसी ने सुसाइड कर ली है, अभी पाकिस्तान में तो ये शुक्र है इतना कल्चर नहीं है, लेकिन ये कि हॉलीवुड वगैरह में जहाँ फेम बहुत बड़ा है तो वहाँ बड़े इस तरह के केसेस आए, तो इसकी क्या वजह समझ में आती है? और फिर कोई बहुत छोटी सी कोई रीज़न होती है जिसकी वजह से इतनी बड़ी जो है वो हो जाती है, ऐसे केसेस का क्यों इतनी टेंडेंसी वहाँ पर ज़्यादा है? मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशेंट भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं। ऑफिसर नाम तो नहीं मेंशन कर रहा है जो ये क्वेश्चन कर रहा है, बट चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ जी, ऐसा है। क्यों होता है? ये फेम जो है ना और पैसा बड़ी मेहनत के बाद आता है कई लोगों जी। के लिए। मीडिया में लोग होते हैं, बड़ी जल्दी कई दफ़ा ऊपर चले जाते हैं, मतलब ऊपर, जी। मतलब जी। अच्छे फेम में और पैसों में, और एक लेवल पे आ जाते हैं। इतना पैसा आ जाता है शायद उनको अगली 5 जनरेशन के लिए भी काफ़ी हो। एग्जैक्टली। और फेम तो है ही। तो आई थिंक लाइफ इज़ अबाउट पर्पस। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक पॉइंट पे आके आपको सब चीज़ें मिल जाए ना कि आप जो चीज़ चाहते थे, फिर आप रुक के सोचते हैं अब व्हाट इज़ नेक्स्ट। एक तो ये, और मटेरियलिज्म का खैर कोई एंड नहीं है, कोई, वो तो दौड़ लंबी है, लेकिन एंड ऑफ द डे पर्पस जो है जहाँ पर आके आपका रुक जाता है ना थोड़ा सा, और सोचते हैं नहीं दिस इज़ ऑल वी हैव अचीव्ड और दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू डू, अब व्हाट इज़ नेक्स्ट। और दूसरा है कि जब इतना पैसा आ जाता है तो आपके टाइम भी होता है, एंड दिस आस पास कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो शायद दोस्त ना हो लेकिन दोस्त लगते हैं, यस। एंड दे आर डेंजरस पीपल आई थिंक, जो मुझे मीडिया से जितना मैं समझता हूँ, जो देखता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा बचपन के दोस्त, पुराने दोस्त, जो अनकंडीशनल फ्रेंडशिप होती है ना, वो एक अलग चीज़ होती है। जी। जी। लेकिन कंडीशनल फ्रेंडशिप जो हो जाती है ना कि हाँ ये पैसे वाला है, चलो यार इसकी दो तारीफ़ें करेंगे, और जितनी ज़्यादा चापलूसी और उतना ज़्यादा आप आगे पीछे फिरते हैं किसी के, तो उनको भी अच्छे लगते हैं वो लोग जो कि आपको आपको प्रेज़ करते हैं, आपको तारीफ़ें करते हैं, फिर वो गलत डिसीजंस की तरफ भी ले जाते हैं जी। और गलत एडवाइजेस भी करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो गलत मशवरे सुन भी लेते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। होता है ना छोटी सी खुशी, और ये ड्रग्स करती भी क्या है कि वो बेसिकली बड़े इजीली आपको हैप्पीनेस के वो दे देती हैं, शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। बिल्कुल। तो वो, और शायद इतनी हैप्पीनेस कि आप अब इस वक्त नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, और एक दो दफ़ा ये मिलती है तो फिर उसका एक कंडीशनिंग हो जाती है, फिर आप चाहते हैं कि ये रिपीटेडली हो। जी। तो बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं ये करते रहे हैं। कुछ लोग इसलिए भी करते हैं बड़े उस पर जाके कि चलो ये वेट लॉस में हेल्प करेगी, हमारा जी। वज़न बढ़ रहा है। कुछ इसलिए भी करते हैं जो डांस वगैरह, जैसे माइकल जैक्सन, या जो कहते हैं हाइपर एक्टिव होंगे हम और ये एम्फेटामिन यूज़ करेंगे तो हम डांस परफॉर्मेंस हमारी बेहतर हो जाएगी। एग्जैक्टली। कुछ इसलिए भी करते हैं कि बड़े प्लेटफॉर्म पे जब स्टेज पे जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चले आता है, जब जी। वो ड्रग्स जी। लेते हैं दे कैन स्पीक एंड डिसइनहिबिटेड हो जाते हैं और इजीली बात कर सकते हैं, क्योंकि दे गेन फ्रॉम देयर परफॉर्मेंस। जी। और जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी और इजीली वो कर सकेंगे कॉन्फिडेंटली, तो उसमें उनको ज़्यादा प्रेज़ मिलेगा। और तो ये बहुत से मल्टीपल रीजंस हैं आई थिंक मीडिया में, जो कि मैं समझता हूँ कि गलतियों की तरफ ले जाते हैं, और फिर गलतियाँ जो हैं वो
ऐसी स्टेट की तरफ ले जाती हैं जहाँ डिप्रेशन बढ़ता है, क्योंकि डिप्रेशन और साथ में एंजाइटी और साथ में इंसोम्निया, जो नींद के प्रॉब्लम्स, और फिर डिप्रेसिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स, और फिर साथ में सुसाइड रिस्क, ये बाद में आता है। एग्जैक्टली। तो हाइस के बाद लोज का आना बड़ा कॉमन है। बिल्कुल ठीक इवन है। पैराशूट जंपिंग को ले लें, बिल्कुल ठीक ट्रिपल है। जंपिंग का, और कहते हैं कि जब आप पैराशूट जंपिंग करते हैं, उनका एक्सपीरियंस देखा जाता है, तो फ़ौरन जब पैराशूट से जंप करके ग्राउंड टच करते हैं, उसके बाद एक बहुत यूफोरिक फीलिंग आती है, जी जी। एड्रेनलिन रश होता है, और साथ में फॉर फ्यू आवर्स टू अ डे जो है आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। उसके बाद तकरीबन 6 डेज टू 9 डेज का टाइम आता है कि आप बिल्कुल डिप्रेशन की फेज में चले जाते हैं, जी जी। जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है। तो बात ये, जब आप कोई खुशी खरीद रहे होते हैं ना, तो एंड ऑफ द डे वो उसके बाद पे भी कर रहे होते हैं। ये क्रेडिट कार्ड ही है कि एग्जैक्टली। आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया जी, आप वेरी राइट। फ़ौरन जी ना, शॉप डिज़ाइनर बैग कुछ भी चाहिए आपको मिल गया, बाद में 14-20% इंटरेस्ट रेट तो देना है ना उसके ऊपर, वो पे भी करना है बाद में वो आपको, डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। लेके जाएगा, exactly। टाइम बीइंग तो आपका डोपामिन जो है वो बढ़ जाता बढ़ जाता है, बट ये कि इवेंचुअली आपको जो है उसके लिए पे करना पड़ता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल इसको समझना ज़रूरी है। अच्छा, इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं, एक ब्रेक छोटी सी यहाँ पर लेनी है, और ब्रेक के बाद फिर हमारी ये डिस्कशन जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हमारी जारी थी डॉक्टर शफीक यासीन के साथ, और बात हो रही थी मुख्तलिफ केसेस के हवाले से, नफ्सियात से जुड़े जो मामला और मसाइल हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले आपने कुछ सिनेरियोज़ का तस्करा किया कि जो फेम जिसके पास हो, ज़्यादा जिसके पास मेरे ख्याल में पैसा भी हो, वो भी थोड़ा सा हमें अनकम्फर्टेबल नज़र आता है, उसके साथ भी कुछ ज़्यादा इशूज़ हैं, डिप्रेशन वगैरह के मामला हैं जिसके ऊपर हमने बात की। वेल, अब ड्रग अब्यूज़ के हवाले से आज हमारा जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और जितने हमारे पास सवालात आते हैं उसमें लोग लिटरली ये जानना चाहते हैं कि ख़ास तौर पे जो बच्चे आजकल हैं बड़ी तेज़ी से एडिक्शन का शिकार हो रहा है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए। आई मीन कि स्टडीज़ का जो प्रेशर है वो पहले से ज़्यादा है, फिर और जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पहले से ज़्यादा है, यानी पहले के मुकाबले में अब सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ हो चुकी है, लाइफ शायद पहले से ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है, और एवरी पासिंग डे इसमें इजाफा हो रहा है। अगर इसका ग्राफ आप देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और दैट एक्चुअली प्रोड्यूसेस स्ट्रेस। जब स्ट्रेस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो फिर कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आई मीन ये समझना ज़रा इसलिए ज़रूरी है, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू हो ताकि पता चले कि सारी सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है, जो स्टडीज़ का इतना बर्डन है इसको कैसे हैंडल करना है, फिर जो हमारे यहाँ सोसाइटी का प्रेशर है कि बहुत जल्दी आपको अचीवर बनना पड़ता है अपने आप को साबित करने के लिए, देन फिर आपका पैरेलल एक कंपटीशन भी चल रहा होता है आपके दीगर सेम एज ग्रुप के लोगों से, ये आपको बड़ा आई मीन परेशान रखता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते, कैसे इसको ओवरकम किया जाए प्लीज़। मैंने भी पढ़ाई की, मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए, 4 डिग्रीज बाहर से ली, पोस्ट ग्रेजुएशन की पाकिस्तान में भी MBBS किया, उसके बाद बाहर जाके पढ़ा। आई डोंट थिंक कि लर्निंग और एग्ज़ाम्स जो है वो स्ट्रेसफुल हैं जी, क्योंकि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर नॉर्मल भी स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर लर्निंग इज़ व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, एंड अगर आप ये जुनून के साथ कर रहे हैं कि मुझे ये करना है इसलिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, लर्न करना चाहता हूँ, तो देन इट इज़ नेवर अ स्ट्रेस कि जो भी आप सीखना चाहते हैं वो आपका पैशन बन जाता है, वो स्ट्रेस नहीं बनता। बात ये है ना कि घोड़ा और गाड़ी, अगर गाड़ी आप घोड़े के आगे बांध दें तो वो गाड़ी नहीं चल सकती, हमेशा गाड़ी पीछे होती है, घोड़ा आगे भागता है तो पीछे गाड़ी होती है। मेरे मामू ने मुझे ये बात, वो 17 साल का था या 16 साल का जब मैं था, जी,
तो मुझे कह लेंगे बेटा ये बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम पैशनेट हो किसी बारे में, चाहे वो तुम्हारी लर्निंग हो, तुम डॉक्टर बनना कुछ भी बनना चाहते हो, तो हमेशा अपने पैशन को आगे रखना और गाड़ी को पीछे। अगर पैसा, क्या तुमने पैसा सोचा है कि आउटकम्स का पैसा है और मुझे पैसा ही कमाना है और इस वजह से मैं पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर बन रहा हूँ, तो फिर वो गाड़ी है बेसिकली। इट्स ऑलवेज अ को प्रोडक्ट, इट्स आउटकम ऑफ व्हाट वी डू। अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ ये सोच के कि मैं लर्न करना चाहता हूँ, दिस इज़ अ प्रोफेशन आई विल बी लिविंग इन, और फिर अच्छा मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, MRC साइक के इंग्लैंड के एग्ज़ाम दे रहा था, तो मेरे साथ के जो कोलीग्स थे वो नोट्स पढ़ते थे, कोर्सेज अटेंड करते थे, इतनी छोटी छोटी, कहते ये हमने पढ़ लिया, यही MCQs में आएगा और यही हम पास करके ना एग्ज़ाम पास कर लेंगे। मैं मोटी मोटी किताबें पढ़ता था, हज़ार पेज की, 500 पेज की, 1200 पेज की, तो कहते तुम पागल हो, ये पूरी पूरी किताबें तुम क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा मैं एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ नहीं रहा, मैं लर्निंग के लिए पढ़ रहा हूँ, पहली बात है। दूसरा बात है कि आई विल बी लिविंग इन दिस प्रोफेशन। यही नहीं कि मुझे सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है, उसके बाद मैं मुझे बाद में भी मेरी नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज को अपडेट भी आपको करना है। तो अगर आपने कोर नॉलेज अपनी सही नहीं रखी और सही से नहीं पढ़ा कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो फिर आप अच्छे डॉक्टर नहीं, और अच्छे डॉक्टर नहीं तो क्या फ़ायदा आप ये काम कर रहे हैं। तो मैंने सारी किताबें A to Z और कई दफ़ा शुरू से लेके आखिर तक पढ़ी और 8-10 दफ़ा पढ़ी। उसमें मार्किंग करता था कि येलो मार्किंग फर्स्ट रीडिंग पे होती थी, तो ग्रीन मार्किंग सेकंड रीडिंग पे होती थी, रेड मार्किंग थर्ड रीडिंग पे होती थी। इसके बाद एक खास अंडरलाइंग मार्कर कलर अलग कर से होता था जो बिल्कुल ही जिस्ट होता था इस किताब का, कि जो मुझे पता होना चाहिए ज़रूरी। तो मुझे पता था कि कौन से कलर जो है ना क्या हाईलाइट कर रहा है, नो कलर बिल्कुल उसको, और कौन सा कलर किस लेवल पर इम्पोर्टेंट है। वेरी स्मार्ट मूव। तो ये मैं इस एग्जाम्स के लिए कतई नहीं करता था। अच्छा। ये मैं इसलिए करता था कि रेफरेंस के लिए मैं निकालूंगा तो मुझे फिर एक दफ़ा जल्दी में अगर पढ़ना है तो मैं सिर्फ वो अंडरलाइन चीज़ें पढ़ूंगा कि जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। बिल्कुल ठीक है। तो एनीवे मैं स्टूडेंट्स को ये पढ़ाने के लिए तो नहीं आया यहाँ पर कि क्यों कोचिंग किस तरह से करूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पैशनेट हैं, पहली बात है कि चूज़ वो चीज़ करें, और पेरेंट्स को भी चाहिए बच्चों को वो चीज़ करने दें जो वो बनना चाहते हैं। राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत सारे केसेस में मैं देख चुका हूँ कि वो प्रेशर अभी भी है, दो के पेरेंट्स पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ है, बट उसके बावजूद भी, जैसे वो डॉक्टर फैमिली में से एक बच्चा मेरा है, वो बिलोंग करता है, वो कहता है कि जी वो फैमिली से प्रेशर है क्योंकि अब्बा भी डॉक्टर हैं, अम्मा भी हैं, तो उसको भी इवेंचुअली आगे जो सिस्टर और ब्रदर्स हैं, सिबलिंग्स में 2-3 डॉक्टर्स हैं, तो मुझ पर भी अभी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको बर्डन को लेके चल रहा है वो। तो ये बड़ा मसला है, क्योंकि अगर बच्चे ने अपनी पसंद से कोई चीज़ चूज़ की और वो कहता है यार यही मुझे करना है, एंड अगर वो पैशनेट होगा ना तो डेफिनेटली उसका स्ट्रेस लेवल तकरीबन 75-80% वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि वो कहेगा मैं जो भी पढ़ूंगा या करूंगा, मैं टाइम गुजारूंगा किताबों के साथ, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आई वांट टू लर्न दिस बिकॉज मैं ये बनना चाहता हूँ, ये काम मैं करना चाहता हूँ और यही मेरा कैरियर होगा फ्यूचर में, एंड ही विल बी वेरी पैशनेट अबाउट इट, वो खुशी से करेगा। तो स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली नहीं होंगे। हाँ थोड़ा सा ये होगा डेडलाइन है, इतने अरसे के अंदर ये आपको पूरा करना है, बट इट विल बी मच ईजियर। उसके कंसंट्रेशन लेवल्स बेहतर होंगे, उसको याद ज़्यादा रहेगा, उसकी रिकॉल्स बेहतर होंगी, खुद चूज़ करेगा और एक्स्ट्रा पढ़ेगा उस चीज़ के बारे में, मैं समझता हूँ। इवन आउट ऑफ द वे जाके उसके ज़्यादा रिसर्च करेगा उस बारे में, अगर चाहता है कि भाई मुझे वालिद को या वालदा को मुझे इस बारे में और किताबें ला दो या मैं इंटरनेट पे और ज़रा सर्च कर लूँ। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई प्रमोट, कि अच्छी लर्निंग के लिए, स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए आपकी जो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में और क्या बनना चाहते हैं, और फिर आपको फुल सपोर्ट साथ वालों की होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए माँ बाप की, टीचर्स की, और वो कॉम्प्लीमेंट करती है डेफिनेटली कि आपको सही डायरेक्शन में गाइड भी करें और हेल्प करें। जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है ना, तो फिजिक्स है ना, कि आपको फ्रिक्शन है, रेजिस्टेंस है, उसको आपको कम करना है, एक्सेलरेशन बढ़ानी है, आपको मोमेंटम चाहिए, आपको स्पीड चाहिए। तो अभी तक मुझे फिजिक्स याद है इसलिए कि मैंने बड़ी दिल से पढ़ी थी, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT, स्पीड है तो वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन हाफ टाइम्स 2 करके आप पूरा बनाते हैं कि स्पीड क्यों तेज़ होती है। तो आप इसलिए याद नहीं करते कि आपको रट्टा मारना है कि आप भूल जाएंगे। अगर आपकी 1986-87 की बात अगर आपको आज याद है
तो इसका मतलब आपने दिल से याद की होगी। बिल्कुल सही बात वरना है। याद नहीं होती। नहीं याद होती, वेरी राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपका इंटरेस्ट होता है वही चीज़ आपको याद रहती है। और ये अब समझाना इसलिए भी ज़रूरी है, काउंसलिंग इसलिए करते हैं कि बच्चों में खास तौर पर मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा प्रेशर क्योंकि हो गया, तो बहुत ज़्यादा ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम इस वजह से ड्रग एडिक्शन की तरफ आए थे जब उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो इंटरेस्ट सबसे पहले डेवलप करना ज़रूरी है। ये पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है जो बच्चों के प्रोडक्ट में ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उनको फोर्सफुली चीज़ें जो है वो करने की पे मजबूर करते हैं, और फिर इवेंचुअली नतीजा ये निकलता है उस वक्त तो ये होता है कि बच्चे जो हैं वो सारी बात आपकी सुन रहे होते हैं, ज़ाहिर है कि वो नहीं वो कर सकते, आउट ऑफ रिस्पेक्ट बहुत सारी चीज़ों पे खामोश होता है, बट वो करते करते उनको उस तरफ ले जाती है। और इवेंचुअली फिर अगर ड्रग एडिक्शन ना भी हो, अगर उसको ना भी यूज़ करें, तो उसके अलावा भी हेल्थ इश्यूज़ आना जो है वो शुरू हो जाते हैं। ओवर ईटिंग का एक केस मैंने देखा था, ओवर ईटिंग इस वजह से स्टार्ट हुई थी ड्यू टू प्रेशर। मेरे लिए बड़ा हैरान था मैं कि वो प्रेशर उसके ऊपर डेवलप होता गया और उसकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब होती चली गई, होते 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 ओबेसिटी, और देन उसके बाद जब ओबेसिटी आती है तो आपको होता है सीरीज़ ऑफ आपको डिजीज़ हैं जो आपको पकड़ लेती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये जो ओवर ईटिंग की इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फिर उसके बाद क्वेश्चंस आते रहे कि क्या ये तो वजह नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस में रखा है तो उसकी वजह से ईटिंग। अच्छा, फिर वो जब ईटिंग डेवलप होती है तो पेरेंट्स और उसको वो कर रहे होते हैं कि अच्छा चलो अगर भूख लग रही है तो अच्छी बात है ये खा रहा है, उसको और इस तरफ ले आते हैं, और इवेंचुअली फिर वो उनके लिए कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बताइए कि काउंसलिंग कहाँ पे की जाए, पेरेंट्स की जाए या बच्चों की जाए, बताएं। आई थिंक बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी दोनों ज़रूरी हैं। और वो बात आपने जो ईटिंग की है, इट्स अ मैलाडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म। होता है कि ये हर सिचुएशन पे लागू होता है, सिर्फ ईटिंग पे नहीं। जी। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूटता है, जब आप डिप्रेशन में जाते हैं, जब स्ट्रेस हाई होता है, तो स्ट्रेस को कंपनसेट करने के लिए जो है ना बहुत सी और चीज़ें की जाती हैं जो कि मज़ीद आपको और गलत डायरेक्शन में जाती हैं, जी। और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी अफेक्ट करती हैं और मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट करती हैं। लेकिन हाँ, माँ बाप को ये ज़रूर समझना चाहिए कि गलत प्रेशर ना डालें, बच्चों से प्यार से बात करें, उनसे पूछें। हाँ, बिल्कुल बच्चों पे भी ना छोड़ दें, क्योंकि बच्चे कई दफ़ा कंफ्यूज होते हैं, दे नीड क्लैरिटी। और अच्छा, बच्चा अगर क्लियर है तो आस्क क्यों क्लियर है, किस लिए चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, मे बी ही हैज़ अ रीजनिंग और रैशनल है उसका, तो उसको समझें और उसको सपोर्ट करें। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज है, वो समझ ही नहीं आ रहा, तो देन मे बी ही नीड गाइडेंस, और फिर उसको और कभी कभी मे बी अ डिलेड डिसीजन इज़ बेटर डिसीजन देन अर्लियर डिसीजन, कि भाई चलो अभी नहीं ले सकते, एक आध साल बाद ले लेना, अभी जो कर सकते हो करो, ये भी सही है। कोई यही आपने जल्दबाजी नहीं करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली कि दैट्स माय क्वेश्चन, कि हमने देखा है कि वो कहते हैं जी बहुत अर्ली एज से उसकी डायरेक्शन को सेट करने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद हो सकता है बहुत सारी चीज़ें अभी अनफोल्ड हो ही ना हो उसके सामने, और जब वो होंगी तो शायद वो अपना फैसला चेंज करना भी चाहे तो ना कर सके। अब ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जी बहुत अर्ली या तो सेट कर दी जाती है डायरेक्शन या बिल्कुल ही नहीं की नहीं जाती। की जाती। ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग कोई मॉडरेट वे पे नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तीसरा प्रॉब्लम भी है जी यहाँ से, जी। वो ये है कि अगर गलत डायरेक्शन में चले भी गए, हम्म। तो यू कैन टेक टू स्टेप्स बैक और फिर से एक सफ़र शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। कई दफ़ा मैंने देखा है कि कुछ आते हैं मेरे पास पेशेंट्स और कहते हैं यार हम ये नहीं बनना चाहते, लेकिन अब ये हम 2 साल कर चुके हैं, और आई विश कि मैं 2 साल पहले होता तो फिर मैं ये करता। तो मैं कहता हूँ यार कोई बात नहीं, 2 साल ही तो गए हैं। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक स्टडी जो है वो इट्स अ मैराथन। ये नहीं है कि आपको ये 5 साल में अचीव करके 4 साल में एक डिग्री लेनी और यही करना है। मैंने बाहर के मुल्कों में जो सीखा है और समझा है, और अपने साथ कोलीग्स थे मेरे, एक मेरी कोलीग थी मेलबर्न में मेरे साथ, शी वॉज ऑस्ट्रेलियन, और उसने ज़िंदगी भर जनरल प्रैक्टिशनर थी। एट द एज ऑफ 62 आई थिंक शी रियलाइज्ड कि मुझे साइकेट्री करनी है। उसने अपना प्राइवेट क्लिनिक बंद किया, फिर से पढ़ाई शुरू की, साइकेट्री की, और मेरे साथ ही उसने एग्ज़ाम दिया था और साइकेट्रिस्ट बन गई, और शी वाज सो हैप्पी दैट आई वांटेड टू बिकम अ साइकेट्रिस्ट एट दैट एज। तो बड़ी बात है कि उसने उस एज में आके कहा अब मैं ये करना चाहती हूँ तो अब मैं ये करूँगी। राइट। देयर वाज नो प्रेशर, मटेरियलिस्टिक कोई नहीं था, उसका बड़ा घर था, अच्छा क्लिनिक था, रनिंग प्रैक्टिस थी, उसकी कोई और रीज़न नहीं थी, बस वो पैशनेट थी कि मुझे साइकेट्री करनी थी, अब मैं उस वक्त नहीं किया, अब मैं करना चाहती हूँ। और इस तरह के बहुत बहुत से केसेस। एक साइकोलॉजिस्ट था मेरे साथ एनएस में, काउंटी क्लेयर में, मैं बात आइलैंड की कर रहा हूँ। ही वॉज अ वेरी गुड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लेकिन ये कि उसने कहा मैं एमबीबीएस करना चाहता हूँ, फिर साइकाट्रिस्ट बनना चाहता हूँ। तो ऑल द वे जाके उसने फर्स्ट ईयर से एमबीबीएस किया, 5 साल एमबीबीएस करके फिर उसने हाउस जॉब की, हाउस जॉब करके फिर साइकाट्री पढ़ी और फिर साइकाट्रिस्ट बना। और वो भी देखते ही देखते मेरे सामने वो पूरे प्रोसेस से गुजरा जब मैं आइलैंड में था। तो ऐसी बहुत सी, और इन लोगों को देख के मुझे फ़ख्र होता है
कि जो सोचते हैं कि चलो अब मुझे ये नहीं करना था, या मैंने ये एक रह गई ये रंजिश के मैं ये करना चाहता था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लर्निंग अगर वो ये पहाड़ से फिर चढ़ते हैं, देखा जाए तो यही यही है ना, वो एग्जैक्टली। एक अचीव कर चुके हैं टारगेट्स, लेकिन कहते नहीं नहीं हमें ये टारगेट्स नहीं चाहिए थे, पैसा वो उनका इशू नहीं है, बिल्कुल। उनको फिर लर्न करना है, वो सीखना चाहते हैं कुछ, और सीखने के लिए फिर पहाड़ चढ़ने को तैयार हैं। तो ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तरक्की ऐसे नहीं होती, या सिर्फ तरक्की करने वाली कौमें जो होती हैं वो सोचती हैं, है जी। वो मेहनत करती है, मेहनत में स्ट्रेस नहीं लेती, मतलब वो स्ट्रेस ऐसा नहीं होता कि वो इंसान को खाई जाए, वो स्ट्रेस वो होता है जो इंसान को तब्दील करता है पॉजिटिव वे में, उसको सिखाता है, उसकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा ब्रश करता है, चमकाता है, और बहुत कुछ सिखाता है उनको अपने लिए सीख मतलब वो खुद में तब्दीली महसूस करते हैं जब सीखते हैं। तो ये कि आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है ना। देखिए इन्वेस्टमेंट्स ये इकोनॉमिस्ट अच्छा समझ सकता है, बिल्कुल सही। तो बेस्ट आई थिंक इन्वेस्टमेंट तो वो है, वो नहीं है जो बैंकों में पड़ी हुई है, जी। या आपके मतलब सोने हैं, या फिर आपके शेयर्स हैं, या घर हैं, या प्रॉपर्टीज़ हैं। एग्जैक्टली। बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ व्हाट यू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। बिल्कुल ठीक है। इमोशनली फिजिकली जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वही आपकी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल ठीक। एक दिन आप अभी दुनिया से तो आपको जाना ही जाना है, बिल्कुल ठीक है। विदाउट अ डाउट जाना है, लेकिन आप वो इन्वेस्टमेंट्स कतई लेके नहीं जाएंगे जो आप छोड़ के जा रहे हैं। जी। डेफिनेटली ये भी इन्वेस्टमेंट आप लेके नहीं जाने वाले जो अपने ऊपर कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इसके साथ रह तो जिंदा तो रहेंगे ना। और बिल्कुल। जो दिन भी आप गुजारेंगे ज़िंदगी के एक एक दिन, वो आपको आप यूज़ कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को, उसकी यूटिलाइजेशन बेस्ट है जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो राइट। उससे बेहतर क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अच्छा, ये हमारा क्योंकि डायरेक्शन हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और हमें पता भी नहीं है हमारी, अगर हम अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, मैंने अक्सर लोगों से सवाल किया है कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की क्या आप उसकी एग्जांपल है, आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। वो कहते हैं वो अच्छी घड़ी खरीद लेना, अच्छी सेल फोन ले लेना, अच्छे कपड़े खरीद लेना, ये हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट है, वो उसको शायद इन्वेस्टमेंट समझते हैं। मेरी नज़र में इन्वेस्टमेंट जिसकी अभी आपने बात की है वो होनी चाहिए जिससे आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिले, कोई अच्छा काम करके भी हो सकती है, कोई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कुछ ऐसा पढ़ के या सीख कर भी हो सकती है जो आप हासिल कर सकते हैं। बट क्योंकि हमने अपना माइंड ऐसा बना लिया है, अच्छा ये जो सारी चीज़ें जिसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इससे बहुत थोड़े टाइम के लिए हमें प्लेजर मिलता है। बहुत सारी चीज़ें यकीनन दुनिया में ऐसी हैं जिसको जब आप करते हैं, तो अगर आप किसी की खिदमत करते हैं, किसी के लिए किसी के काम आते हैं, तो वो आपको बहुत देर तक आपको सेटिस्फैक्शन उसकी मिलती रहती है, और उससे फिर आपको मज़ीद मोटिवेशन मिलती है। तो शायद हम ट्रैक से हट गए। डॉक्टर साहब बहुत सारे और टॉपिक हैं, बहुत क्योंकि कम है, मैं चाह रहा था आज बहुत सारे मामलों के ऊपर बात की जाए। ईगो के हवाले से बात करता हूँ। अब ईगो का प्रॉब्लम ये है कि वैसे ही हमारा बहुत ज़्यादा है बहुत सारे लोगों के मुकाबले में जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और रमज़ान में तो शायद कुछ और ज़्यादा जो है वो अपलिफ्ट उसको मिल जाती है। तो ये प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, क्यों इसकी वजह है हम इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए हैं, सड़क पे चलते हैं तो अपने ऊपर कोई क्रॉस कर जाए तो बर्दाश्त नहीं है, तो इस वजह से बहुत सारे सोसाइटी में प्रॉब्लम ख़राब हो रहा है। बट टॉपिक तो बड़ा डिटेल है, बट चलें यहीं से इसको अगर डिस्कस करें, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कम कैसे किया जाए, कैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह हम बिहेव करें, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है। प्लीज़ हैव यू सर। कैसे ईगो को कम करें। मसला है कि जो जितना छोटा है उसका ईगो उतना ही बड़ा है, और जो इतना बड़ा होता है उसका ईगो एक्चुअली छोटा होता है, कि वो राइट। समझ जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं हूँ। बात ये है कि जब आप पढ़ते हैं, जब आपको सिर्फ ABCD आ जाती है ना, एक छोटा सा बच्चा होता है ना जो प्री स्कूल या स्कूल का नर्सरी में होता है, तो वो कहता है मैं बड़ी चीज़ हूँ, मुझे ABCD आ गई डैडी, मुझे आगे एग्जैक्टली। बताता है कि मैं ये भी जानता हूँ डैडी, मैं AZ भी जानता हूँ। ज़बरदस्त। है उसका ईगो बन गया ना। और जो जब MBBS करके निकलते हैं ना, और जब आसपास देखते हैं यार अभी हम डॉक्टर बने हैं, अभी तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है, तो फिर उनका ईगो इतना सा रह जाता है। मुझे याद है जब MBBS की डिग्री लेके मैं निकला था, मैंने कहा यार अब तो शुरू है, अब क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, अब तो बहुत और पड़ा हुआ करना है। तो बात ये है कि जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होती है ना, और आप तो आप समझ जाते हैं कि दरिया समुंदर इतना नहीं है जितना आप साहिल पे खड़े होकर देख रहे थे, जी। आप फिर उसकी डेप्थ का अंदाजा होता है, आप कूदते हैं पानी में। तो ईगो भी इसी तरह है, जब तक आप कोने पे खड़े हैं ना, या फिर आप समझ रहे हैं कि हम, तो फिर आप बड़ी बड़ी बातें कर लें, कोई मसला नहीं है। जी। लेकिन एक्चुअली बड़ा इंसान वही होता है जो समझ जाए कि मैं छोटा हूँ, और जब वो ये समझ जाता है ना,
तो फिर वो सेंसिबली भी बात करता है, उसकी बातों में, उसके बिहेवियर में, उसके एक्शंस में ये चीज़ नज़र आ जाती है कि वो शायद दूसरों का रास्ता देगा, दूसरों को इज्जत देगा, दूसरों की टाइम की भी कदर करेगा। और हम इसलिए तो पीछे रह गए ना। अब मुझे आज भी बात करते करते T2 T3 याद आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का, कि वहाँ पे उन्होंने एक लाइन बनाई हुई है। अब मैं फ्रस्ट्रेटेड था, एक दफ़ा जा रहा था ब्रिस्बेन से गोल्ड कोस्ट की ड्राइव थी मेरी, और एयरपोर्ट मुझे पहुँचना था, अकेला ड्राइव कर रहा था, तो गाड़ी में था मेरे साथ T2 और T3। मैंने वो T2 T3 क्या है कि जो कार में 2 लोग बैठे हैं उसके लिए उन्होंने T2 बनाई हुई है, और T3 उनके लिए जिस कार में 3 लोग या 3 से ज़्यादा लोग बैठे हैं। तो गवर्नमेंट ये सपोर्ट करती है कि जब गाड़ी में ज़्यादा लोग हैं तो उनके टाइम की कीमत ज़्यादा है बद मुकामिल उसके जो अकेला सफ़र कर रहा है। तो वो फास्ट ट्रैक्स हैं, तो वो तेज़ी से सफ़र कर सकते हैं, और वो उस पर ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है। तो बात यह है कि क्यों आप रोकते हैं गाड़ी? आप अकेली गाड़ी में हैं, आपके सामने 4-5 लोग गुजर रहे हैं, उसमें से शायद बच्चा है, कोई बूढ़ा है, उसके टाइम की कीमत, उसकी उम्र की कीमत आप अगर ये समझ जाते हैं ना, वो नेशंस क्यों तरक्की करती हैं कि वो टाइम को भी कदर देती हैं, सोचते हैं इसके बारे सोचते में, हैं, तो बड़ी उस पर सोचते हैं। जेब्रा लाइन है तो ज़रूर रोकेंगे ही रोकेंगे, इज्जत देंगे पेडेस्ट्रियन को। क्यों? ताकतवर है गाड़ी वाला, ज़्यादा ताकतवर है कि पैदल चलने वाला ज़्यादा ताकतवर है? लेकिन हमेशा ताकतवर कमज़ोर को इज्जत देता है वहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। क्यों? आपकी गाड़ी रुकती ही रुकती है, ना रुके तो आप प्रॉब्लम में हैं कि आगे। इवन अगर बतखें गुजर रही होती हैं ना, छोटी छोटी या बच्चे, तो आपकी गाड़ी रुक जाती है बड़े बड़े हाईवेज पे कि चले आप उनको गुजरने दे दें, क्योंकि वो कमज़ोर हैं, वो नादान है, वो छोटा सा जानवर है, उसको अपने रूल्स का पता नहीं है, वो बेचारा इंजर्ड है, उसको चोट लग सकती है। ये नहीं कि आप ट्रक या गाड़ी भगाते चले जाएं। तो ईगो जो है ना, वो समझदारी से चेंज होता है, समझ से चेंज होता है, एजुकेशन से चेंज होता है, ये समझने से चेंज होता है कि अगर मेरे पास ताकत है तो क्या मैं इस ताकत का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ या गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये भी बहुत ज़्यादा है कि हम जितने ताकतवर होते हैं इस मुल्क में हम उसका और गलत इस्तेमाल करते हैं, एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, उसको अब्यूज़ करते हैं, समझते हैं कि अब हम सुपीरियर हैं उससे ज़्यादा जो शायद बेचारे सड़क पे हैं, जो शायद इनके पास साइकिल है या बाइसिकल है या बाइक चला रहे हैं, तो उसको मिसयूज़ करते हैं। एग्जैक्टली ये पावर अब्यूज़ है, और ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है कि इशू है। इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के बात की जाएगी। वेल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, ख़ासतौर पे जो इश्यूज़ हैं जिसको भी हमने एड्रेस करने की कोशिश की, और इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो सिटिंग होगी उसमें ज़रूर डिस्कस किए जाएंगे। और आपकी जो फीडबैक है उसको हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और जो क्वेरीज आती हैं उसके ऊपर भी कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम के अंदर हम बात करें, और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। वेल यहाँ पर ब्रेक हमें लेना होगा, और ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ पढ़ना होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।